सो गाइस, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी इंडियन पॉलिटी के ऊपर, उसी का जो चैप्टर है इलेक्शन कमीशन, उसका पार्ट 2 हम लेके आए हैं इस वीडियो में। पर्टिकुलरली अगर पार्ट 1 की बात करें तो उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में जा करके आप उसे देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और कहते हैं ज्योग्राफी और यूपीएससी, ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट हुई हैं और भी चल रही हैं। सो आप उसको जाकर के वहाँ से देख सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कैसी वीडियोस हमारी कैसी लगती है और आप किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमसे वीडियोस चाहते हो, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपसे शुरू से लेकर अंत तक दिखें। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको ज़रा जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं। तो बात करें पावर्स एंड फंक्शंस की, तो ये जो उसके फंक्शंस हैं मेनली 3 टाइप से हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के जो पावर्स, इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, कास्ट जुडिशल। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसको आगे आने वाले पॉलिटी के चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी आप यहाँ पर व्यू ले लीजिए कि ये 3 पावर्स मेनली होते हैं, जिसका डिस्कस हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। सो बेसिकली अगर फंक्शंस की बात करें, किन किन आधारों पर जो है इलेक्शन कमीशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं पावर्स और फंक्शंस की। तो बात करें पहले पॉइंट की, तो ये है कि टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज। टेरिटोरियल एरियाज का कहने का मतलब ये है कि हम जब कहते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, अब आपको ज़रूर आइडिया होगा कि कहते हैं कि लोग विधानसभा क्षेत्र है, जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। सो बेसिकली अगर मान लीजिए हमारा एक पूरा का पूरा स्टेट है, जिसे हम लोग यूपी मान लें, ठीक है। तो यूपी अगर हम लोग इसको मानते हैं, तो ये जो होता है पॉपुलेशन के आधार पर इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो उसको छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बांटे, यानी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बांटे जहाँ पे पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए इसकी पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन और इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन दोनों की जो है सेम होनी चाहिए। तो इस आधार पे जो है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को सेटअप किया जाता है और उसको जो है डिज़ाइन किया जाता है। ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती है, ये इलेक्शन कमीशन की होती है कि किसको घटाना है और कितना बढ़ाना है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, ये इलेक्शन कमीशन देखता है। तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं। टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स। कहने का मतलब ये है कि इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना है, यानी कि नामांकन कराना है उन नए लोगों का जो आ रहे हैं, और जो लोग हट रहे हैं, जो लोग मर जा रहे हैं, उनको हटाना। तो ये पीरियडिकली रिवाइज होता है, उसमें घटाना या बढ़ाना चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, यानी कि जो 18+ क्रॉस कर लिए हैं, उनको भी जो है इलेक्शन कमीशन जो है अपने लिस्ट में उसको लेके आया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टू ग्रांट रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू देम। आपको जैसे कि मालूम हुआ कि हर एक पार्टीज़ का अपना खुद का इलेक्शन सिंबल होता है। सो ये इलेक्शन सिंबल देने का काम भी जो है इलेक्शन कमीशन करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है इलेक्शन सिंबल उन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। नाउ कंटिन्यू करते हैं। फॉर टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन, ये शेड्यूल्स होगा, थोड़ी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है। एंड टू स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर्स। सो अब जो इलेक्शंस के जो डेट्स अनाउंसमेंट से लेकर के और नॉमिनेशन पेपर्स तक, यानी जो नॉमिनी जो आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनका नॉमिनेशन फाइलिंग तक का ये सारा प्रक्रिया जो है, ये सारा इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के अंडर आता है। सो ये हमको जानना चाहिए था। और 5th पॉइंट की बात करें तो टू एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। अब मान लीजिए अब पर्टिकुलरली 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि विवाद इन पे छूट जाए। किसको लेकर? इलेक्शन सिंबल्स को लेकर, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी है, वो चाहती है कि मेरा जो सिंबल है बकेट है, मैं बाल्टी चाहता हूँ, और दूसरा भी वो कह रहा है, दूसरी पार्टी भी करेगी नहीं मेरे को भी बकेट चाहिए। तो ये जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है, उसको ख़त्म करने का जो जिम्मेदारी होती है, वो सारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर रहती है। वही डिसाइड करती है कि इसका जो है सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ये उसके फंक्शन के अंडर आता है। और जो लोग इसकी इंक्वायरी करें, जो आखिर जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उसमें जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं इंक्वायरी के लिए, वो भी इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट करता है। तो क्या है? टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो इलेक्टोरल अरेंजमेंट से लेकर के कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज हुआ होता हो इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स में लेकर के, मतलब कि वोट डालने से लेकर के वोट के रिजल्ट आने तक के, जो मतलब तब तक के बीच में कोई डिस्प्यूट्स अरेंज होता है, तो जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट एक पर्टिकुलरली एक नियम या कानून, या फिर एक आप ऐसा समझ लो कि
गाइडलाइंस होती हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना पड़ता है जब इलेक्शंस का समय आता है। उनको ये ध्यान में रखता है, कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने भाषण को देना होता है, ठीक है। तो वो उसको पर्टिकुलरली उसके अंदर सारा कोड ऑफ कंडक्ट आता है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑब्जर्व करे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर वो वायलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन उसको सजा भी देता है। जैसे कि आप रेगुलर इलेक्शन में देखते हो कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो 3 या 4 दिन के लिए प्रचार प्रसार करने से बैन कर दिया गया। सो ये जो पनिशमेंट्स होती हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं जो कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है, ठीक है। नाउ 8th पॉइंट की बात करें तो टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब ये भी आपको थोड़ा जानकर हैरानी होगी कि अगर प्रचार प्रसार करने के लिए यानी जो पॉलिसीज़ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज लाना चाहती है तो उसकी प्रचार प्रसार के लिए जो इलेक्शन कमीशन जो है एक रोस्टर प्रोवाइड करता है, एक जरिया देता है कि आप जो है इसके थ्रू जो है अपनी पब्लिसिटी करा सकते हो, उसके जरिए अपनी बात को रख सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये चीज़ भी करता है फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो आपको बहुत लोगों को उसमें शायद ये मालूम नहीं होगा इस पॉइंट के बारे में। सो अगर ये आपको सब अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए करें हमारे वीडियो पे, ठीक है। 9th पॉइंट को डिस्कस कर लें। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को किस बात पे एडवाइस, अब यहाँ पे एडवाइस नेचर आ जाता है इलेक्शन कमीशन का, किस मैटर्स पे, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का कोई सदस्य जिसको लगता है इलेक्शन कमीशन को कि इसको हटा देना चाहिए, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट को है एडवाइस दे सकता है। ये भी पावर जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई है, ठीक है। गवर्नर को भी एडवाइस दिया जा सकता है। सेम अगर वैसा वर्सा हो गया, अगर पर्टिकुलरली स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा कोई मैटर क्रिएट होता है या जिसको लगता है कि डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या मेंबर को, तो वो जो है इस केस में वो गवर्नर को देगा। ध्यान रहे कि अगर बात करें पार्लियामेंट की तो वो प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस देगा, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो गवर्नर को जो है एडवाइस देगा, ठीक है। टू कैंसिल पोल्स ऑफ द इवेंट ऑफ रिंगिंग बूथ कैप्चरिंग वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज़, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अपोजिशन यानी किसी प्रकार का भी जो है दिक्कत या बाधा आती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, तो इलेक्शन कमीशन बिना कुछ डरे, बिना ट्रूथली मतलब क्या कहते हैं बिना किसी भय के दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट करा सकने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गया तो मतलब वो रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर कुछ बीच में, जैसे कि आपको मालूम होगा, बूथ कैप्चरिंग कर दी जाती है, लोगों को जाने से बूथ पे रोका जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी इलेक्शन कमीशन को लगता है कि नहीं होना चाहिए था, तो उसके पास ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो है इलेक्शन उसको जो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया उसको निरस्त घोषित कर दे, यानी कि नल एंड वॉइड कर दे और नए इलेक्शंस की डेट्स अनाउंसमेंट कर दें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टाफ को लेकर के मेंबर्स हो गए या फिर कुछ भी डिवाइसेस हो गए या फिर कुछ भी उनको ज़रूरत पड़ती है, तो वो गवर्नर या प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमें ये स्टाफ प्रोवाइड करिए या फिर हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, आप हमें इसे प्रोवाइड कीजिए ताकि हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा सकें, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन। टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि जो पूरा ये चल रहा है इलेक्शंस का, जो ये चलता है जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो जो उसकी मशीनरी होती है, यानी एक प्रॉपर पैटर्न होता है शुरू से लेकर अंत तक का, तो उसको सुपरवाइज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करती है और ये इंश्योर करती है वो ऐसे कदम उठा सकती है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने में हेल्पफुल हो या फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में मदद करता हो। वो सारे के सारे डिसीजंस लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है, ठीक है। प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देती है किस मामले में कि आप जो है जब प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तब लगता है जब कोई इमरजेंसी प्रोविजन आ जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल चलता है, बाकी सारा नल एंड वॉइड हो जाता है। सो बेसिकली उस केस में जो है इलेक्शन कमीशन है वो एडवाइस कर सकता है कि इलेक्शंस जो है एक स्टेट के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो है इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कंडक्ट करा लो। जैसे पर्टिकुलरली बात करें कि अगर मान लीजिए 2020 में किसी एक स्टेट का इलेक्शन आना था, उसका स्टेट जैसे इलेक्शन आना था, बट अगर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो वो प्रेसिडेंट से एडवाइस कर सकता है कि आप यहाँ का जो इलेक्शन है जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगा तो उसके 1 साल बाद आप कंडक्ट करा सकते हो, ठीक है। सो दिस पॉइंट कवर कर लिया हम लोगों ने।
टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट इन द स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल। आपको सभी तो मालूम होगा कि नेशनल और स्टेट पार्टीज़ होती हैं, रीजनल पार्टीज़ होती हैं। जैसे नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, ये दो मेन नेशनल पार्टीज़ हैं। और रीजनल पार्टीज़ की बात करें जिनको स्टेट पार्टीज़ भी कहते हैं, तो अगर यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, सो ये जो और बिहार में जेडीयू हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रीजनल पार्टीज़ हैं। और अगर बात करें कोलकाता में तो वहाँ पे भी जो है तृणमूल कांग्रेस है, तो ये रीजनल पार्टीज होगी। और इसका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जिसको अचीव करने पर ही जो है नेशनल पार्टीज़ का दर्जा मिलता है और रीजनल पार्टीज़ का दर्जा मिलता है। तो ये सारा काम जो देने वाला होता है वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन हैंड ओवर करता है, वो सारी चीज़ें देखता है। और किस बेसिस पे देता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोल परफॉर्मेंस, किसको कितने ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर सबसे ज़्यादा वोट एक क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया जाता है तो उसको नेशनल पार्टीज़ दे दी जाती है और दर्जा मिल जाता है। और अगर वो कुछ कम वोट्स के साथ अपने स्टेट में ही रह जाती है तो उसको रीजनल पार्टीज़ का दर्जा दे दिया जाता है। अब अगले पॉइंट्स को डिस्कस कर लें कि और भी उसके फीचर्स हैं। बेसिकली ये सारे के सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको याद करना जरूरी है कि आखिर इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शन हैं। तो वो प्रेसिडेंट से क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो है जितने भी स्टाफ उसको लगता है कि नेसेसरी है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इतने स्टाफ चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड किए ताकि मैं इलेक्शन को कंडक्ट करा सकूं। तो ये जो है इलेक्शन ये प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर से रिक्वेस्ट करके मांग सकता है। ठीक है, टू सुपरवाइज द मशीनरी, अभी ये डिस्कस किया मैंने। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू कर लगता है गाइस ये वापस से मैंने 12, 13, 14, 15 वापस से रिपीट हो गया। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करें अब तीन चीज़ों की, विजन। अब हम लोगों ने फंक्शंस जो है डिस्कस कर लिया, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे क्लियर हो गए। अब बात करें इसके इलेक्शन कमीशन के विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल पे, तो उसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें विजन की, यानी कि आखिर जो इलेक्शन कमीशन है उसका विजन क्या है इसको लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी एन इंस्टीट्यूशन, कि वो एक संस्था होने का, वो एक ऐसी संस्था है ऑफ एक्सीलेंस बाय इन्हांसिंग एक्टिव एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग द स्ट्रेंथिंग ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। यानी कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें तो उसको गहराई तक ले जाना, उसको मजबूत बनाना, सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सारी की सारी चीज़ों को इन्हेंस करने का ये जो मतलब विजन है इलेक्शन कमीशन जब का गठन हुआ था, तो उसका एम क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उनको क्या चीज़ें अचीव करनी है, वो चीज़ें हैं। वो इन चीज़ों को इंश्योर करती है कि सबका एक्टिव इंगेजमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और गहरा हो और मजबूत हो। डीपनिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली, इंडिया के साथ साथ ग्लोबल वर्ल्ड पे भी, मतलब बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये जो है मजबूत हो। ये विजन है किसका? इलेक्शन कमीशन का। तो विजन टू भी बहुत क्लियर रखना होगा कि आखिर विजन क्या है इलेक्शन कमीशन का। बात करें मिशन की, अब उनकी चाह क्या है, मिशन। अब मिशन आप आइडिया लगी गया कि पर्टिकुलरली मिशन क्या चीज़ होती है। तो मिशन ये है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम। इंश्योर्स एसेसिबिलिटी, यानी कि लेने की जो उनको लेने कोई भी चीज़ लेने में कोई दिक्कत ना हो। इनकल्सिवनेस एंड एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी समाज का हर वर्ग जो है इसमें पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस कंडक्ट कराने में। अडॉप्ट्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉर डिलीवरिंग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अब इसका एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब है। फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सामने हो, पारदर्शी हो, ना इधर कुछ हो ना उधर कुछ है, बिल्कुल क्लियर एंड कट हो कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ है। ठीक है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि इसमें कोई चूक ना हो। उन लोगों को चुना जाता है जो इस चीज़ में माहिर होते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करना है और इसको बढ़ाना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं? मिशन की है। विजन हमने क्लियर कर लिया, मिशन क्लियर कर लिया। अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि किन प्रिंसिपल के मूल आधार पर इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ता है, किन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए आगे कंटिन्यू करता है। पहला पॉइंट को डिस्कस करें तो टू अपहोल्ड द वैल्यूज एंड ट्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच equity in personality independence and rule of law in superintendence direction and control over the electoral governance। अब आप सोच रहे हो कितना टिपिकल है, एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है। तो इसको अगर सीधे साधे भाषा में समझा जाए
कि जो रूल ऑफ लॉ है इन सुपरिटेंडेंस, यानी जो लॉ है, जो नियम और कानून है, वो सबसे ऊपर होंगे, सबसे आगे होंगे। डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्टोरल गवर्नेंस, यानी कि जो भी डायरेक्शन या फिर कंट्रोल मेजर्स लिए जाएंगे इलेक्टोरल गवर्नेंस करने के लिए, वो सारे के सारे नियम कानून सबसे ऊपर होंगे। ठीक है, बात करें सेकंड पॉइंट की, टू कंडक्ट इलेक्शन विथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मिलिट्री जो होगी ये भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की होगी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा जाए। वेरी नाइस फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा माहौल, साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के पारदर्शिता, यानी कि हमें ये चीज़ दिखे कि इलेक्शंस कंडक्ट कैसे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंदर अंदर क्या हो रहा है हमें मालूम ही नहीं चल पा रहा है। इंटीग्रिटी यानी सबका अखंडता, एकता, सबका इंटीग्रेशन यानी कि सबका एकजुट होना भी। अकाउंटेबिलिटी, काउंट किए जाने वाला। ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम। एंड प्रोफेशनलिज्म यानी कि एक बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की तरह ये सारे के सारे इलेक्शंस कंडक्ट किए कराए जाएं बिना किसी कमी के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, और इसी के थ्रू जो प्रिंसिपल्स हैं, इसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब उनकी शपथ दी जाती है तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि आपको कैसे इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और ये सारी चीज़ों को लेकर चलना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं। टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स, अब ये केवल काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का कि हमें इंश्योर करे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग 18 से ऊपर आयु के हैं, और वो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में 18+ की उम्र के बाद जो है वोटर ID कार्ड इश्यू हो जाता है, उसके बाद वो 18+ जो व्यक्ति है वो दे सकता है वोट। सो वी इंश्योर करना कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं जो वो भी वोट डालने आए। ठीक है, इम्पल्सिव वाटर सेंटर एंड वाटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, यानी वाटर की जगह वोटर होगा, गलती से लगता है मिसप्रिंट हो गया है। सो प्रोसेस इन एन इम्पल्सिव वाटर सेंटर, यानी कि जो वाटर सेंटर की बात की जहाँ पे वोट डाला जा रहा हो वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तभी वहाँ पे इलेक्शन। अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जैसा होना चाहिए, तो आपको कोई वोट डालने जाएगा ही नहीं। सो ये इंश्योर करना भी इलेक्शन कमीशन का कि ठीक ठाक व्यवस्था हो, ताकि सारे के सारे वोटर्स आएँ और वहाँ इलेक्शंस कंडक्ट कराएं। ठीक है, टू इंगेज विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब कि स्टेक होल्डर्स की मैं बात करता हूँ तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, इलेक्शन फंक्शनरीज हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं। वो छोटे छोटे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो इन सभी के साथ मिलजुल करके इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को अंजाम दिया जाए और एक फ्री एंड फेयर तरीके से ये जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जा सके। टू प्रमोट इसको अगर कंटिन्यू करते हैं गाइस। नाउ जिस स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे उस पॉइंट में बेसिकली उसी को डिस्कस किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन फंक्शनरीज, कैंडिडेट्स, पीपल एट लार्ज, एंड एनहेंस एंड एक्सटेंशन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। कुल मिला के जितना भी है इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर, यानी जो हमारा जो इलेक्शन का जो सिस्टम है इस पे भरोसा दिलाना ही इसका मेन मकसद है, कि लोगों का भरोसा रहे अपने इलेक्शन कमीशन पे। तो भरोसा रहेगा तभी जो है कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सकता है और डेमोक्रेसी जो है मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, नौ अगले पॉइंट की बात करें। टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स फॉर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनलिज्म डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स फॉर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी, यानी कि जो ह्यूमन एज ए रिसोर्स की बात करें तो उसको इस हद तक ले जाना है कि जो इलेक्टोरल सर्विसेज की जो डिलीवरी है, यानी इलेक्टोरल सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह हो, उसमें कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को देखिए, इसमें खूब ढेर सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, तो आप इसको ध्यान देना होगा कि वर्ड इंपॉर्टेंट है। टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल फिल्दी एनवायरनमेंट हो, अच्छा ना हो। फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, तभी एक अच्छा इलेक्टोरल प्रोसेस कंडक्ट कराने के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। अब जैसे कि पहले के ज़माने में आपको मालूम होगा कि बैलेट पेपर्स के थ्रू जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते थे। सो अब जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे अब EVM मशीन्स का यूज होना शुरू हुआ है, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जैसे जैसे टेक्निक्स आगे बढ़ते जाती है उसको अडॉप्ट करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, to strive for adoption of innovative practices for achieving excellence and overall resolution of the vision and mission, यानी कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, ऐसा नहीं है कि आप जो केवल डिवाइसेस या टेक्निक्स का यूज किए, आप जो है कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस कर सकते हैं या फिर कुछ अपने तरीके में बदलाव ला सकते हैं, जो कि ये इंश्योर करता है
कि ओवरऑल जो है आपका जो विजन और मिशन है वो उसके डायरेक्शन में वो हेल्प कर रहा हो या फिर डायरेक्शन के पॉजिटिव वे में उसको लेके जा रहा हो। एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो है विजन और मिशन को लेके चलती है, तो अगर उसको लगता है कि अगर मैं ये जो प्रैक्टिस है इसको थोड़ा इनोवेट करके थोड़ा और अच्छे से करके अगर ये हमारे विजन और मिशन को कंप्लीट करने में, अचीव करने में हेल्प करता है, तो वो जो है इलेक्शन कमीशन बेसिकली कर सकता है। ठीक है, टू कंट्रीब्यूट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द reinforcement of democratic values by maintaining and reinforcing confidence of trust of the people इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब एक ये आखिरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऐसे पॉइंट है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, जो वो कार्य कर रही है, वो इसको ऐसे करे ताकि जो लोग हैं उनको भी भरोसा रहे इलेक्शन कमीशन पे, उनको लगे कि हाँ बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो ये जो माइंडसेट है इसको क्लियर करने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की होती है। सो गाइस, ये था पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन, इसी के साथ एंड होता है। तो हमने 2 पार्ट्स में इसको खत्म कर दिया है। अब इसके आगे वाले चैप्टर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर दबा दें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आने वाले टॉपिक्स पर आप कौन सा वीडियो चाहते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर ऑसम।